हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है BCOC 132 का। एंड अब हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंपैरिजन भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। अगर आप इस आंसर को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड आ सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कंपेयर लाइन, फंक्शनल एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, explain with reasons which of these organizational structure will be appropriate for a bank। ऐसे ही ना आपको किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है बैंक पे हो, किसी गवर्नमेंट उस पे आ जाएगा, किसी कॉर्पोरेट पे आ जाएगा, किसी पे भी आ सकता है। तो अगर आप चारों चीजें समझ जाओगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे कि कौन सा इसमें से बेटर होता है। ऑलराइट, देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट कैसे किया गया है। यानी कि कौन किसका हेड होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऐसे। ओके, एक तरह हायरार्की जो होती है ना एक ऑफिस की, कि सबसे पहले जैसे डायरेक्टर है, फिर सीईओ है, फिर सीओओ है, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट होता है कि कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन डिसीजंस लेते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करता है। ओके, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको पता है डिसाइड करता है। अब हम 3 इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ। देखो, लाइन अलग है, फंक्शनल अलग है, और एक है आपका लाइन एंड स्टाफ। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन से। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें अथॉरिटी टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सीधी लाइन में फ्लो करती है। यानी कि एक बंदा टॉप पे है, फिर उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे एक लाइन की तरह। ठीक है, ऐसे समझ लो, एक ऊपर, फिर एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, ऐसे कर कर। ठीक है, इस हर एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस को रिपोर्ट करता है। मतलब कि जैसे आप लगा लो ओनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। ठीक है, ऐसे करके होता है, एक ही को रिपोर्ट करना होता है, अलग अलग लोगों को नहीं करना होता है इसमें। ऑलराइट, बहुत इजी चेन होती है इसमें, एक एम्प्लॉय एक बॉस, ऐसे वाले स्ट्रक्चर ज्यादा फॉलो होते हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है, यानी कि एक ही को आप जो है रिपोर्ट कर रहे हो, और सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, मैं आपको सिंपली बता दूं, बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है ये। ठीक है, इसमें बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है। तो छोटी छोटी जो दुकानें वगैरह होती है उसके लिए बेसिक होता है ये। ठीक है, डिसएडवांटेज इसमें ये आ जाता है कि टॉप मैनेजर पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जो एक ही सोल डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, स्पेशलिस्ट एडवाइस अवेलेबल नहीं होती, इसमें कोई भी स्पेशलाइज नहीं होता किसी चीज़ में। इनोवेशन वगैरह इसमें टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ऑलराइट, दूसरा हम आते हैं अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, ये है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को FW टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है FW टेलर। ओके, इस स्ट्रक्चर में काम स्पेशलाइजेशन की बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। यानी कि कोई एक बंदा होगा, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की कंपनी है तो वहां पे एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होगा, एक मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, एक फाइनेंस देखेगा, एक HR देखेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को डिफरेंट स्पेशलिस्ट से इंस्ट्रक्शन मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे फीचर्स आ जाएंगे, स्पेशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। फंक्शनल एक्सपर्ट सुपरवाइज करते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक बंदा अपने काम में बेस्ट है ना। और इम्प्लॉयज जो है मल्टीपल सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो सेम है, हाई लेवल है, हमें दिख रहा है स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सपर्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होएगा, वर्क लाइफ बेटर होएगी, ये सब। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट दे रहा है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मिलती है एक एम्प्लॉय को, और अथॉरिटी को लेकर भी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। ऑलराइट, लास्ट आते हैं हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये लाइन और फंक्शनल दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है जो हमने अभी पढ़े, उन दोनों का। ठीक है, इसमें लाइन मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है और स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बैंक में ब्रांच मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है हर चीज की, है ना। लेकिन बैंक में और सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, आईटी एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और ये सब जो है, जो मेन हेड है, मेन ब्रांच मैनेजर है, उसको जो है हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, एडवाइस देते हैं उसे, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन ब्रांच मैनेजर ही लेता है, लेकिन ये सारे मिलकर काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और लाइन मैनेजर जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं, जो एक हेड होता है, सिंपल। एडवांटेज वही हो गए कि बेटर डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, एक्सपर्ट की नॉलेज अवेलेबल होती है, लाइन मैनेजर का वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर सारा नहीं आ रहा, एक्सपर्ट्स उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज यही आ जाएंगे, थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट का होता है कि आप एक ही चीज पे अग्री ना हो, ठीक है। कभी कभी स्पेशलिस्ट की एडवाइस जो है इग्नोर की जाती है, और इसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, ऑलराइट। तो आपको अब समझ आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये तीनों ही आपको समझ आ जाना चाहिए। अब जो क्वेश्चन मेन आपसे पूछ रहा था कि बेस्ट बैंक के लिए, एक बैंक के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट है, तो लाइन एंड स्टाफ बेस्ट है। इसलिए क्योंकि मॉडर्न बैंक सिर्फ डिपॉजिट और लोन का काम नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है बैंक को, रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, लीगल कंप्लायंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग, बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो इसलिए स्पेशलाइज नॉलेज जरूरी होती है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए जो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहता है, ऑलराइट। इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, इजी था, बस तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ आने चाहिए, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले आप समझो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपका पूरा जो पेपर है इसी पे बेस्ड है, बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस में ही ऑर्गेनाइजेशन आता है। देखो, एक ही सिंपल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपको एक कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है अपने कॉलेज में, ठीक है। अभी आप लोग ओपन से कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा, जो रेगुलर कॉलेज है उसमें फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, ओके। तो आपको एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है। अब अकेले इंसान के लिए सब काम करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए काम डिवाइड किया जाएगा। कोई इंसान है वो डेकोरेशंस देखेगा, कोई रजिस्ट्रेशंस देखेगा, कोई पैसों का मैनेजमेंट करेगा, और कोई उसकी मार्केटिंग पब्लिसिटी करेगा। तो जब हम काम को सिस्टमैटिकली डिवाइड किया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बहुत ईजी। देखो, आप लोग अपना कमरा भी ऑर्गेनाइज करते हो ना, जैसे आपका कमरा बहुत बिखर गया, आपकी बुक्स कहीं पड़े हैं, नोट्स कहीं पड़े हैं, असेसरीज कहीं पड़ी हैं, तो आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो कमरा, सामान को अपनी अपनी जगह लगाते हो। तो वही हो गया ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें लोग मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं। सबकी ड्यूटीज जो है बटी होती हैं, ओके, कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, और फिर जब सारे मिलके काम करेंगे तो एक फाइनल डिसीजन आता है, ओके। सिंपल था। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं मतलब बताऊं, उसकी मेन डेफिनेशन के हिसाब से, तो पीपल, टास्क, अथॉरिटी और रिसोर्स को प्रॉपर वे में अरेंज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सके, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या डिसाइड करती है कि काम, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सारा जो पावर है किसके हाथ में होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और इससे जो है कंफ्यूजन कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है, ओके। अब देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हमने ये अभी ऑलरेडी पढ़े हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, है ना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ा था, लाइन एंड स्टाफ भी पढ़ा था। यही सेम है जो हमने ऊपर पढ़े थे, क्वेश्चन सेम उसी की तरह है ये भी, ऑलराइट। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस इसमें जो नई चीज़ है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको बता देती हूँ, और सब हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है। एक इसमें एक्स्ट्रा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी देख लो। देखो, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिसीजन एक ग्रुप मिलकर लेता है, यानी डिसीजन एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कमिटी होती है। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज होती है जहाँ पे RWA होता है ना। या फिर आप समझ लो एक यूनिवर्सिटी में कमिटी होती है, सिलेक्शन कमिटी होती है, तो ये सब कमिटी में लोग सारे मिलकर लेते हैं डिसीजंस, ऑलराइट। फिर आपका देखो एक और आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें इंप्लॉइज दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। दो मैनेजर होते हैं, एक होता है फंक्शनल मैनेजर और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर IT डिपार्टमेंट में काम कर सकता है और किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टीम का भी पार्ट होता है, तो वो दो मैनेजर को करेगा, ऑलराइट। यानी कि एक ही बंदा दो काम कर रहा है तो दो चीजों को कर रहा है रिपोर्ट, ऑलराइट। अब इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, तो देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तब होता है
जहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पे क्रिएट करा जाता है एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि आपको प्रॉपर दिया जाता है कि आपका क्या काम है, आप किसको, किसके हाथ में आपकी अथॉरिटी है, क्या रूल्स हैं, ये सब, ठीक है। वहीं अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यहाँ पे नेचुरली डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इम्प्लॉयज जो है वो फ्रेंड्स और पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू काम करते हैं, और एक तरह चीजें इतनी फॉर्मल नहीं होती, रिपोर्टिंग वगैरह जैसे। ऑलराइट, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन भी, पहले से हमने इसमें चीजें पढ़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन एनी टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। पहले तो देखो इसमें दो थ्योरीज की बात जो करी जाएगी, इन दोनों थ्योरीज पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो मैं बता रही हूँ उसमें आप क्वेश्चन की जगह आंसर पे ध्यान दो। आंसर जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर उसी में से आएगा। क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन आंसर्स वगैरह सब कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो आज हम मोटिवेशन को ना बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दो आपकी इसमें थ्योरीज आ जाती हैं, एक तो होती है मैस्लोस की नीड थ्योरी और एक होती है हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। पहले समझते हैं कि मोटिवेशन क्या होती है। आप लोग एक सिंपल एग्जाम्पल भी लो, एग्जाम्पल पेपर में लिख कर भी आना, ठीक है। आपको पता है कि आप लोग का एग्जाम है ये सब्जेक्ट का, BCOC 132 का, ठीक है। आप रोज पढ़ाई क्यों करते हो, आप रोज मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, डिग्री चाहिए, आगे उसके बाद जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो ये जो अंदर से काम करने की एनर्जी होती है ना, डिजायर होता है, इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। ऑलराइट, जब आपको पता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे पास होना है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मोटिवेटेड हो अंदर से कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में मोटिवेशन वो फोर्स है जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए इंस्पायर और एनकरेज करता है। ओके, अगर हम इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में देखें तो देखो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंप्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए एनकरेज किया जाता है, ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन है विलियम जी स्कॉट की, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पेपर में एग्जैक्टली लिखकर आनी पड़ेगी। ऑलराइट, इनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शंस दैट अकम्प्लिश गोल्स, यानी कि लोगों को ऐसे इंस्पायर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ऑलराइट, अब हम इसमें देखते हैं थ्योरीज का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाती है मैस्लोस की नीड थ्योरी, वेरी इजी, ठीक है। ये आपको दी थी अब्राहम मैस्लो ने, नाम पता होना चाहिए। ऑलराइट, इसका ना एक डायग्राम भी होता है ऐसे करके। ऑलराइट, ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक ट्राइंगल होता है। ऑलराइट, उसमें नीचे से शुरू होते हैं और फिर वो ऊपर जाता रहता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे नीचे आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, सबसे लोअर लेवल पे है ये। देखो मैस्लो के अकॉर्डिंग ना ह्यूमन बींग्स की नीड्स एक हायरार्की या लैडर की फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होती हैं, उसके बाद आप यहाँ से देखो ऊपर मूव करते हो, और उसके बाद ऊपर, और उसके बाद ऊपर, ऐसे 5 लेवल होते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला लेवल मैंने आपको बता दिया फिजियोलॉजिकल नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, सबसे बेसिक नीड सबसे नीचे आती है, ठीक है। फिर आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स, जब आप ये सब चीजें अचीव कर लेते हो ना, फिर आप अगली नीड पे जाते हो, दैट इज आपकी सेफ्टी नीड। जैसे कि आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, सेफ वर्क प्लेस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई। तो एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि उसकी जॉब सिक्योर है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे आप खाना पानी ये सब तो आप प्रोवाइड करते ही हो ना, जब आप उसको सैलरी दे रहे हो तो उसको ऑब्वियसली ये सब भी प्रोवाइड होगा, वो अपने पैसों से ये सब ले सकता है, तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है। सेफ्टी नीड्स में आप उसको एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हो काम करने के लिए। ऑलराइट, फिर आती है उसकी सोशल और बिलोंगिंगनेस की नीड्स। देखो इंसान एक सोशल बीइंग है, हर पर्सन जो है फ्रेंडशिप और एक्सेप्टेंस चाहता है, तो एक अच्छी टीम वर्क होना, फ्रेंडशिप होना, अच्छे रिलेशनशिप होना ऑफिस में, तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं आपको और आपकी नीड सेटिस्फाई होती है। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड्स। देखो अब इंसान को रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन चाहिए, तो जो ये ऑफिस में अवार्ड्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्प्लॉय को जब प्रेज मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस भी उस चीज से बढ़ता है। और सबसे ऊपर आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है और मैस्लो के अकॉर्डिंग ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल भी है। ऑलराइट, यहाँ पर्सन अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहता है, जैसे कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन, पर्सनल ग्रोथ, यानी इंसान अपना बेस्ट वर्जन तक पहुंचेगा। मतलब आप जैसे लगा लो आपका पोटेंशियल है 16 घंटे पढ़ने का, लेकिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो,
आपको पता है कि आप 16 घंटे पढ़ सकते हो, और जिस दिन आपने 16 घंटे पढ़ लिए ना, तो आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स जो है सेटिस्फाई कर लोगे। ऑलराइट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। इसमें जो है देखो फीचर्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे नीड्स जो है हायरार्की में अरेंज्ड होती हैं। सबसे पहले लोअर लेवल से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। सेटिस्फाइड जो होता है नीड मोटिवेटर नहीं रहती, अनसेटिस्फाइड नीड ही मोटिवेशन क्रिएट करती है। जब जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसी के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फिर आती है आपका थ्योरी टू, दैट इज हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये मैस्लो की थ्योरी के बाद, ये आपको फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने दी थी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन अलग अलग फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। हर्सबर्ग ने फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। सबसे पहले आपके आ जाते हैं हाइजीन फैक्टर्स, दैट इज मेंटेनेंस फैक्टर्स, ठीक है। ये जो है मोटिवेशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर ये एब्सेंट हो तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई रहेगा, मतलब उसको लगेगा नहीं कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, देखो एग्जाम्पल होते हैं इसमें सैलरी हो गई, कंपनी की पॉलिसी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गया, रिलेशनशिप हो गए। मतलब कि बहुत ज़रूरी नहीं है, बट अगर इनका ना होना एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई कर सकता है। ऑलराइट, फिर आते हैं आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स, दैट इज सेटिस्फायर्स। ये फैक्टर एम्प्लॉय को एक्चुअली मोटिवेट करते हैं और ये सेटिस्फैक्शन और बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, अचीवमेंट, कुछ मिल रहा है उसे, अवार्ड, उसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है उसके काम को, ठीक है। उसको प्रमोशन मिल रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ये सब जो है मोटिवेट करती हैं आपको, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अवार्ड मिलता है, प्रमोशन मिलता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तब वो और बेटर परफॉर्म करेगा, ओके। तो बेसिकली हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग सिर्फ सैलरी बढ़ा देना इनफ नहीं है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए हमें उन्हें रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये सब जो है मिलना चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम लोग जॉब एनरिचमेंट भी कहते हैं हर्सबर्ग की लैंग्वेज में। ऑलराइट, तो ये थे देखो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 से हम जो है थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। ऑलराइट, वैसे 10 ही क्वेश्चन कराऊंगी इसके भी। अगर आपको आगे के क्वेश्चन करने हो तो आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ मुझे टेक्स्ट कर कर ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, बहुत ही बेसिक, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ऑलराइट, इन 10 क्वेश्चन में आई कैन गारंटी यू कि आप लोग पास तो हो ही जाओगे, बट अगर आप लोग को एक अच्छा स्कोर करना है तो आप ये पूरा पीडीएफ कर सकते हो। इसमें टोटल क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, और इसमें आगे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थर्ड पार्ट के लिए आपको नीचे 3 कॉमेंट करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।